आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। प्रश्नावली अपनी 16.3 चल रही थी, 9 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 10वां क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, आसान है, वो आप कर लेना। 10वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 9 मीटर ऊंचे एक शंकु के आकार के टेंट के आधार की एक शंकु है। चित्र आपको नहीं बनाना, वैसे ये आधार है, इसका आधार वर्त होता है और इसकी परिधि दी हुई है। इसकी परिधि आपको दी हुई है और आधार की परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है, मीटर सॉरी, इसकी परिधि है वो 44 मीटर दी हुई है और ऊंचाई है वो 9 मीटर दी हुई है। ये ऊंचाई, मैंने कहा ऊंचाई लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। ये त्रिज्या होती है, ये आर और ये एच 9 मीटर दी हुई है। इसमें कितनी हवा आएगी, याद रखिए, इसमें कितना पानी आएगा या कितनी हवा आएगी, ये इसका आयतन ज्ञात करेंगे हम। इसलिए आपको जो दिया है वो लिखो, आधार की परिधि, आधार की परिधि, और आधार की परिधि 44 सेमी दी हुई है, 44 मीटर दी हुई है। कोष्ठक में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शंकु का आधार वर्त होता है, शंकु का आधार वर्त होता है। ये समझाने के तौर पे बता रहा हूँ मैं, आप लिख भी सकते हो। इसलिए वर्त की परिधि दी हुई है और वर्त की परिधि की हिंदी हटा करके गणित लिखते हैं। और वर्त की परिधि आपको बता चुका हूँ, 2 पाई आर यानी 2 पाई आर होती है। उसके सामने 44 रखते हैं, बराबर में 44 रखते हैं। मान रखते हैं 2 गुना 22/7 और गुणा आर का मान आपके पास नहीं है और बराबर 44। पक्षांतरण करते हैं, आर यही रख लें, 44 पड़ा हुआ है और 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा। 22 दूनी 44 और 44 ये कट जाएंगे, 2 पे कटेगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा। आर का मान 7 मीटर प्राप्त हो गया। अब सवाल में पूछा गया है कि इसमें कितनी हवा आती है। मैंने अभी बताया हवा कितनी आएगी, पानी कितना आएगा, इसके आयतन के बराबर आएगा। इसलिए हवा का आयतन लिखना चाहो तो हवा का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र आपके सामने रखा हुआ है, πr² h/3। अब केवल आपको मान रखना है और मान रख करके सारे आंकड़े आपके पास है। आर आपके पास नहीं थी जो हमने ज्ञात कर ली है और एच आपके पास है 9 मीटर ऊंचे, मतलब एच यानी ऊंचाई है वो 9 मीटर है। अब मान रखना है, केवल और केवल यहाँ मान रखना है और जो आयतन जो प्राप्त हो उसके आगे घन मीटर लिख देना। चाहो तो मैं मान रख दूँ, लेकिन आप चाहे हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा आसान सा है। इस टेंट में हवा कितनी आएगी, या यदि कोई कांच का बना हो इसमें पानी कितना आएगा, उसके आयतन के बराबर आएगा। कोई भी आकृति है, शंकु का कोई जिक्र नहीं है। यदि कोई कमरा घन है, घनाकार है या घनाभ आकार का है, उसमें कितनी हवा आएगी, तो हवा कितनी आएगी जितना उस घन या घनाभ का आयतन होगा। या बेलन में कितनी हवा आएगी, बेलन में कितना पानी आएगा, बेलन में कितनी मिट्टी आएगी, सब आपको आयतन याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं पढ़ देता हूँ और 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 और शंकु के सारे सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए और ये क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। मैं एक बार चित्र बना रहा हूँ। ये शंकु के आकार का बर्तन है, इसलिए बर्तन है थोड़ा उल्टा कर दो, ये बर्तन होगा तो पानी यूं भरा जाएगा। ये शंकु के आकार का एक बर्तन है, निश्चित है ये इसकी त्रिज्या होगी r होगी और ये इसकी ऊंचाई h होगी, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होगी। इसमें पानी भरा हुआ है, मैं पानी भर देता हूँ। इस सारे पानी को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस सारे पानी को, इस प्रकार का एक बेलन है, इस बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। उड़ेलना का अर्थ है इसमें डाल दिया, इसमें डाला गया, ये सारा पानी डाल दिया गया। मान लेते हैं कि सारा पूरा भर गया है, पूरा भर गया है, तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। मैं ऊंचाई को बड़े एच से ले लेता हूँ
और हो सकता है कि इसकी त्रिज्या आपसे पूछ ली जाए और त्रिज्या को बड़े आर से ले लेता हूँ। ये सारा पानी इसमें डाल दिया गया है। तो आपको सवाल में क्या कहा गया, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी है। शंकु की माप मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ, शंकु की माप डैश लगा दूं, आर छोटे अक्षर ले रहा हूँ, त्रिज्या वो 10 सेमी है और ऊंचाई एच वो भी स्मॉल एच ले रहा हूँ और इसकी ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 18 सेंटीमीटर है। अब इस सारे पानी पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट भरा हुआ है ऊपर तक, 5 सेमी त्रिज्या के बेलन में उड़ेल दिया जाता है। इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। अब बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अर्थात बेलन की आपको h ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मान लेते हैं भरा हुआ है, ये तो भरा हुआ है ही, और ये भी मान लेते हैं कंप्लीट भर गया है, डालने के बाद ये पानी से भर गया है। अब इसकी त्रिज्या दे रखी 5 सेमी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एक आकृति से जो पानी निकाला गया है और दूसरी में डाला गया है, दोनों के आयतन समान होंगे, दोनों के आयतन एक जैसे होंगे, समान होंगे, ये याद रखनी है भाई। अर्थात बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। जिसका ज्ञात करना हो उसका नाम आप लेफ्ट हैंड की तरफ से लिख लें। यहाँ कोमा लगा रहा हूँ मैं, बेलन की माप लिख रहा हूँ आपके सामने। वैसे वहां भी लिखी हुई है, बड़ा आर ले रहा हूँ क्योंकि इस आर में दोनों में डिफरेंस है, अंतर है 5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। अब पानी किससे निकाला गया, किस में डाला गया, मान लेते हैं ये पूरा भरा हुआ था ही, मान क्या लेते हैं, ये पूरा भर गया है, तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। इसलिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। शंकु का आयतन चाहे घन में डाल दिया जाए, चाहे घनाभ में डाल दिया जाए, घनाभ पूरा भर जाए, घन पूरा भर जाए, तो घन या घनाभ का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र लिख दें। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दें, आर दोनों का समान नहीं है, इसलिए मैंने आर बड़ा ले लिया। एच हमें ज्ञात करना है, एच भी समान नहीं है। शंकु का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। आर छोटा लिया था, एच भी छोटा लिया था। यदि आर और एच समान हो तो सेम ले लेते हैं हम। पाई दोनों पर्णों में समान वजन हो तो हम काट देते हैं, पाई से पाई काटते हैं। अब आर स्क्वायर का मान आपके पास है 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर काटकर 5 गुणा, एच हमें ज्ञात करनी है और बराबर आर का मान आपके पास है 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10। एच का मान भी आपके पास है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था। मैंने दोनों के आयतन बराबर रख दिए, आयतनों को सूत्रों के रूप में लिख दिया, उनको भी बराबर रख दिया और इनके मान रख दिए। आर को हटा दिया, मान रख दिया, एच को हटा दिया, हटाया नहीं, एच हमें ज्ञात करना है, पक्षांतरण करते हैं। एच यही रख लें, 5 और 5 एच के गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे, बटे की लाइन बना दें और 5 गुणा 5 लिखते हैं। और जो ये लेफ्ट हैंड में सेम पड़ा है राइट हैंड में, जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दे। 10 गुणा 10 गुणा 18 और ये लिख दिया मैंने सेम टू सेम। कटता है तो काट दें, नहीं कटता है तो गुणा भाग करते हैं। 5 का पारा निश्चित है, 2 तक पढ़ेंगे, 5 का पारा निश्चित है, 2 तक पढ़ेंगे। अब इन सबको गुणा कर लें, 2 दूनी 4 और गुणा 18, 18 चौके 72, बटे में 3 भूल गया मैं, ये बटे में 3 और इसके बटे में 3 यहाँ लगा दें और बटे में यहाँ 3 लगा दें। अब इस 3 को भी काट दें, 3 छिके 18, 6 चौके 24, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। केवल सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि ऊंचाई, लंबाई, त्रिज्या की इकाई की कोई घात नहीं होती, केवल एक घात होती है। क्षेत्रफल की इकाई की घात 2 होती है और आयतन की इकाई की घात 3 होती है। सवाल को मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक शंकु है, कंप्लीट पूरा भरा हुआ था पानी से। शंकु की त्रिज्या की जो मान था, त्रिज्या का मान था वो 10 सेमी था और शंकु की ऊंचाई 18 सेमी थी, पूरा भरा हुआ था। इसको एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया है यानी डाल दिया गया है उठा करके और यूँ डाल दिया गया है। मान लेते हैं बेलन भी पूरा भर गया है। बेलन की त्रिज्या का मान 5 सेमी दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बर्तन का पानी इस बर्तन को पूरा भर देता है, इसका अर्थ यही हुआ दोनों के आयतन बराबर होंगे।
जिसका ज्ञात करना याद रखें उसको लेफ्ट हैंड में जरूर लिख लें, ये हमेशा याद रखें। ज्ञात किसका? बेलन का ज्ञात, बेलन का कुछ भी ज्ञात करना था। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, दोनों की हिंदी हटा करके गणितीय रूप लिख दें। गणितीय रूप लिखने के बाद इनके मान रख दें। जैसे आर का मान था 5, आर का स्क्वायर था तो 5 गुणा 5 गुणा h, और मान रखने के बाद हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अर्थात शंकु का आयतन और बेलन के आयतन अब बराबर हो जाएंगे। यदि आपको इसी सवाल में ये कह दें शंकु की त्रिज्या 10 सेमी है और ऊंचाई 18 सेमी है, इसका आयतन क्या होगा? जो आयतन निकालेंगे वो आपने निकाल दिया। दूसरे सवाल में आपसे पूछ लिया जाए, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? तो ये जो आयतन शंकु का आएगा उतना ही आयतन संख्यात्मक मान बेलन का आयतन का संख्यात्मक मान आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं। 12वां सवाल भी अच्छा सा सवाल है, तार्किक सवाल है। एक घन है, उस घन में से कोई लकड़ी का बना हुआ होगा या कोई और किसी धातु का बना हुआ होगा। एक घन है, उस घन को काट करके उस घन में से एक शंकु काटा गया है। आपको शंकु का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। मैं दोबारा सवाल सारा पढ़ देता हूँ। घन की भुजा 14 सेमी है, घन की भुजा 14 सेमी है। इससे बड़े से बड़ा एक शंकु काटा गया है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। मैं चित्र द्वारा बता रहा हूँ, एक घन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लेता हूँ क्योंकि घन का प्रत्येक प्रश्न हमने प्रस्तावना में किया था और घन के सवाल भी हमने कर लिए हैं काफ़ी। और ये घन है और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। ये घन है, ये लकड़ी का गुटका मान लेते हैं कोई घनाकार, इसमें से बड़े से बड़ा शंकु काट लिया गया है। यदि हम मिस्त्री के पास ले जा करके कहें कि इसमें से एक शंकु काट दें और वो ये करेगा, ऐसे काटेगा, ये वृत्ताकार इस तरह का निशान बनाएगा और फिर यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये इस प्रकार का शंकु काटेगा। ये ध्यान दें भाई, ये शंकु इस प्रकार काटेगा। आपको इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ये ध्यान तो ध्यान रखें कि मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ। ये जो आपका घनाकार टुकड़ा था ये इस प्रकार का इसका पैंदा या पृष्ठ है एक, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। और मिस्त्री ने क्या किया, प्रकार यहाँ रख दिया और प्रकार से एक वृत्त बना लिया और ये क्या हो गया, शंकु का आधार प्राप्त हो गया। तो 14 सेमी भुजा थी, तो यहाँ भी यदि मैं डैश डैश करके वृत्त के केंद्र से गुजार दूं तो ये व्यास 14 सेमी हो चुका है। व्यास बराबर 14 सेमी, अर्थात शंकु का आधार वृत्त होता है, इसलिए इसके आधार का व्यास जो है वो 14 सेमी हो गया और त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी। निश्चित है कि यदि इस घन का प्रत्येक घन की भुजा है वो 14 सेमी है तो 14 सेमी ऊंचाई होगी, 14 सेमी लंबाई होगी और 14 सेमी चौड़ाई होगी। तो आपने जो ये शंकु काटा था इसकी ऊंचाई भी इतनी ही होगी, अर्थात शंकु की ऊंचाई 14 सेमी होगी, ये याद रखना है। तो सबसे पहले ये लिखोगे शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना सेमी होगा, 14 सेमी होगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मैं ये लिखूँ बार बार 7 सेंटीमीटर, अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। और इसकी क्योंकि भुजा 14 सेमी थी इसलिए शंकु की ऊंचाई भी 14 सेमी हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेमी, ऊंचाई बराबर 14 सेमी, याद रखें त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी और ऊंचाई 14 सेमी। और इस सवाल में कुछ नहीं है, समझना बस इतना ही है कि किस तरह काटा गया है। इसका आधार वर्त होगा, वर्त की व्यास कितना होगा, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बड़े से बड़े का अर्थ है जितना बड़ा कट सकता है, इससे बड़ा नहीं कट सकता। इससे बड़ा यदि बनाएंगे, मान लेते हैं ये बनाएंगे तो ये यहाँ का भाग कहाँ से लाएंगे, इसलिए बड़े से बड़ा जो भी बनेगा उसका व्यास घन की भुजा के समान होगा। याद रखिए घन की भुजा के बराबर क्या होगा, उसका व्यास होगा। अब आपको आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h बटे में 3, मान रख दें 22/7
गुणा r का मान आपका था 7 गुणा 7 गुणा h का मान था 14 में और बटे में 3, 7 से 7 काट दें, 22 7 154 और गुणा 14 और बटे 3, 154 को 14 से गुणा करके और 3 का भाग लगा देना और उसके आगे इकाई लिख लेना सेंटीमीटर की घात 3। तो ये आपका सवाल नंबर 12 हो चुका है। सवाल नंबर जो 13 है वो मैं नहीं करवाऊंगा। सवाल नंबर 13 2-3 बार ऐसा आ चुका है। सवाल नंबर 14 इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे तार्किक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 14 इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, यानी परीक्षा की दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। सवाल पूरा बोल रहा हूं मैं। एक त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 12 सेमी है, लिख देता हूं। एक त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या 12 सेमी है, 12 सेमी है और कोण 120 डिग्री का है, कोण 120 डिग्री का है। सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है, एक शंकु बना दिया। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन क्या होगा ज्ञात करो। नहीं लिख रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख रहा हूं। या आप क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है और आयतन के लिए आपको सूत्र चाहिए पाई आर स्क्वायर h बटे में 3। आयतन का सूत्र लिखा पड़ा है। अर्थात इस सूत्र के लिए आपको किन किन आंकड़ों की आवश्यकता है, कौन कौन से डाटा चाहिए? आपको r चाहिए, आपको त्रिज्या चाहिए, आपको ऊंचाई चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? केवल कुछ नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या किसकी दी हुई है? त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या दी हुई है। याद रखें कि शंकु की त्रिज्या दी। मैं त्रिज्यीय खंड बना रहा हूँ और त्रिज्यीय खंड की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। ये त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या आपकी है 12 सेमी और ये त्रिज्या भी 12 सेमी। ये वृत्त का केंद्र था और ये त्रिज्यीय खंड है। मैं परिभाषा बता रहा हूँ त्रिज्यीय खंड की। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ये चाप है भाई, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। चाहो तो मैं वर्त पूरा कर देता हूँ। ये मैंने मान लो लगभग वर्त पूरा कर दिया और ये आपको त्रिज्यीय खंड दिख रहा होगा। जैसा भी बना है उसको वर्त ही मानिए। ये ऊपर थोड़ा जगह कम थी तो त्रिज्यीय खंड की परिभाषा दोबारा बता रहा हूँ। दो त्रिज्या और एक चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को या घिरे हुए भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब ये आपका त्रिज्यीय खंड था। इस त्रिज्यीय खंड की इस 12-12 सेमी त्रिज्याओं को उठा करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अर्थात संपाती कर दिया। संपाती करने पर यहाँ लिख रहा हूँ सीधी कोणों को संपाती करने पर, संपाती का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर रखने पर। तो संपाती करने के बाद ये आपका जो बनेगा वो एक शंकु बन जाएगा। अर्थात ये चाप की लंबाई वर्त की परिधि में बदल जाएगी। ये वर्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी? चाप की लंबाई के बराबर हो जाएगी। चाप की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? परिधि के बराबर हो जाएगी। परिधि चाप की लंबाई के बराबर हो जाएगी। मान लेता हूं ये त्रिज्या r है, ये ऊंचाई इसकी h है, ये दीर्घ लंबाई l है। दोबारा इस त्रिज्यीय खंड की सीधी कोणों को संपाती कर दिया गया। संपाती करने के बाद चाप की लंबाई तो वर्त की परिधि में बदल गई और ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं ये तिर्यक ऊंचाई में बदल जाएगी। याद रखोगे 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या का हमें पता नहीं है और यदि हमें किसका पता नहीं है, r का पता नहीं है, l का पता हो गया है, h का पता नहीं है। न तो हमारे पास r है न हमारे पास h है, केवल l आया। l कहाँ से आया? इन कोणों को संपाती करने के बाद जब शंकु बनाया था तो शंकु की त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तित हो गई है। अब आपको दोनों आंकड़े चाहिए, दोनों डाटा चाहिए। न तो आपके पास r है न आपके पास h है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बड़ा है। थोड़ा ध्यान दें,
त्रिज्यीय खंड का ये केंद्रीय कोण 120 डिग्री दिया हुआ था, अर्थात थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाप की लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ। चाप की लंबाई उसकी परिधि के बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ ध्यान दें, थीटा यहाँ त्रिज्या बराबर, त्रिज्यीय खंड के लिए ये त्रिज्यीय खंड की माप है, आर का मान 12 सेमी और थीटा का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र आपको यदि याद हो, पाई आर थीटा बटे 180। ये सवाल वर्ग से मिश्रित सवाल है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल और परिधि से इसको ले लिया गया है। यहाँ ध्यान रखें, पाई का मान न रखें, क्योंकि ये चाप की लंबाई उसकी परिधि में बदली है, इसलिए दोनों को हम बराबर रखेंगे तो पाई कट जाएगी। पाई का पाई, कुछ एक बातें याद रखने वाली है। आर के स्थान पर रख देता हूँ 12 गुणा थीटा के स्थान पर 120 और बटे में 180, इनको काट लें। 0 से 0, 6 से काट लें, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 चौके 12, पाई को 4 दूनी 8 से गुणा कर लेंगे, 8 पाई और इसके आगे लगा देंगे सेंटीमीटर, अर्थात ये चाप की लंबाई प्राप्त हो चुकी है। चाप की लंबाई आपकी कितनी आ चुकी है? 8 पाई सेंटीमीटर। अगर पाई का मान 22/7 रखोगे, फिर काटोगे, दशमलव में हल करोगे, आपके लिए सवाल भारी पड़ जाएगा, इसलिए पाई का मान पाई रहने दें। क्योंकि यहाँ यदि आप लिखो तो ये लिखोगे, सीधी कोणों को संपाती करने पर चाप की लंबाई शंकु की या शंकु के आधार की परिधि में बदल जाएगी। ये बात नोट रखने वाली है, परिधि में बदल जाएगी। ये पूरा लिख दिया मैंने, बदल जाएगी, बहुत ही मोस्ट नोट कर रहे हैं। सीधी कोणों को संपाती करने के बाद जो चाप की लंबाई 8 पाई है वो शंकु के आधार की परिधि हो जाएगी, इसलिए परिधि बराबर 8 पाई प्राप्त हो चुका है। अब परिधि का आप सूत्र रखते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। चाहो तो आर बड़ा ले ले, नहीं छोटा ले लें, क्योंकि आर हमने छोटा लिया था, चाहे छोटा ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो मैं तो आर ले लेता हूँ बड़ा, ये लो, और बराबर 8 पाई। पाई से पाई, मैंने कहा समीकरण एक तराजू होती है, दोनों परणों में बराबर का समान हटा देने पर तराजू के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर बराबर 2, क्योंकि आर के गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा, और 8 में 2 का भाग दे देंगे, 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, अर्थात इसकी त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। तो अब मैंने आर ही ले लिया, मैं वापिस आऊँ, चलो छोटा आर ले लेता हूँ, वहाँ मैंने छोटा आर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लो, अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्या क्या चाहिए आयतन के लिए? आयतन के लिए आर की आवश्यकता थी, जो पूर्ति हो चुकी है। आयतन के लिए एच की आवश्यकता है, जो पूरी नहीं हुई है। अब एच ज्ञात कर लें। आपको जो दिया हुआ बार फिर से लिख रहा हूँ, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, कोमा लगा दूँ, एल बराबर 12 सेमी, एल बराबर 12 सेमी, और अब आपको एच ज्ञात करना है। एच का सूत्र आपके सामने है, एच बराबर वर्गमूल आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सारे डाटा आपके पास है, सारे आंकड़े आपके पास है। एल का मान हो गया 12 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपको यदि याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 144 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इस पर वर्गमूल का वर्गमूल लगा देंगे। 144 में से 16 माइनस कर देंगे, और 144 में से पहले 10 घटा दो, 134 गया, 128 बच जाएगा, वर्गमूल 128। अब ये याद रखेंगे, सेंटीमीटर लगा दें। 128 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 128 की नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या 121 है। 11 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग वह होता है जिसको किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण वर्ग कहलाती है। इसलिए 128 का वर्गमूल दशमलव में प्राप्त होगा। इसका दशमलव में वर्गमूल मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, और अन्यथा मैं वैसे ही इसको लिख सकता हूँ, अर्थात
ऊंचाई का मान जो आपका आया है वो वर्गमूल 128, और 128 को मैं ये लिख सकता हूँ, यदि आप चाहो तो ये 128 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से किया 6 और 4। याद रखनी है आपको, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, VIP है ये सारे, मैंने एक दिन बताया था। तो 64 ये आ गया 2 गुणा 64, h का मान आ गया 2 गुणा 64 और वर्गमूल का वर्गमूल। 64 को आप 8 बना के बाहर निकाल दें और वर्गमूल 2 को अंदर रहने दें। अगर वर्गमूल 2 का यदि पेपर में मान दे दिया जाए तो पेपर वाला मान देगा वर्गमूल 2 का मान 1.414 रखिए, तो आपको इसको हटा करके 1.414 रखना पड़ेगा। नहीं तो 128 का आप दशमलव में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अर्थात हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास r मिल गई है, हमारे पास h मिल गई है, और हमें आयतन ज्ञात करने के लिए केवल r और h की आवश्यकता थी। आयतन ज्ञात करने के लिए आपको केवल r और h की आवश्यकता थी, जो कि पूरी हो चुकी है। आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h बटे में 3 मान रख दो। पाई के स्थान पे 22/7, r के स्थान पर जो आपका मान है 4 गुणा 4 और गुणा 8 वर्गमूल 2 और बटे में 3। ये कोई भी नहीं कटता है, क्योंकि ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये सारे ऊपर वाले ये सम नहीं कटेगा। न कटे तो सबको गुणा करके और नीचे बटे में 7 या 21 लगा देना और सेंटीमीटर की घात 3 लगा देना। 22 चौके 88, 7 चौके 28, 88 गुणा 28 और वर्गमूल 2। और यदि इन सबको गुणा आप करते हो तो भी चलेगा, इन दोनों को गुणा कर देना और वर्गमूल 2 का 2 रहने देना और बटा 21 का 21 रहने देना। यही आपका इसका उत्तर होगा। पर इकाई लगाना नहीं भूलें, इसलिए ये सवाल इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब मैं 2 मिनट का समय लेकर के और आपको इस शंकु वाले प्रश्नावली के उदाहरणों में से करवाऊंगा, नहीं उदाहरण आपकी किताब में करे हुए पड़े हैं, उदाहरणों में से मोस्ट सवाल बता देता हूं जिनकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि इस प्रश्नावली से बड़ा सवाल आता है तो सस्ते में कोई नहीं देगा। नंबर 4 नंबर आए या 6 नंबर आए, सस्ते में नहीं आएगा। याद कर ले एग्जाम्पल नंबर 11, और ये आपका मोस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है। इसमें आपको वर्गमूल आना चाहिए, और वर्गमूल निकालने का आपको यदि अभ्यास है तो आपको कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट है भाई, इसी प्रकार और कोई विशेष नहीं। बाकी आप एग्जाम्पल नंबर 11 पर पूरा फोकस करें, ध्यान दें, और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा है। अब आ जाओ गोले के, मैं आपको एक बार तो सूत्र दोबारा बता देता हूँ, फिर उसके बाद गोले की प्रश्नावली के ज़्यादा नहीं तो 5-7 सवाल आज के इस वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। गोले के बारे में बता चुका हूँ। गोला एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3 त्रिज्याएं दिखा सकते हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये गोला है। गोले को काट देंगे, काट देने के बाद आधा काट देंगे, ये 8 गोला हो जाएगा, ये 8 गोले की त्रिज्या होगी, ये 8 गोले की ऊंचाई की त्रिज्या होती है। इसके बाद गोले के छोटे छोटे सूत्र हैं। नंबर 1, गोले का संपूर्ण या वक्र एक ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे आप संपूर्ण पृष्ठीय भी कह देंगे, कहीं संपूर्ण और वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर 4 पाई r स्क्वायर। नंबर 2, आधा कर देंगे, अर्धगोले का वक्र भी होता है संपूर्ण भी होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आधा कर दें, 4 को 2 से भाग कर दें, 2 पाई r स्क्वायर। नंबर तीसरा जो इसका फार्मूला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधे गोले का मैंने आपको बता चुका हूं कि इस आधे गोले को यदि मैं आपकी तरफ यूं घुमाऊं तो आपको एक वर्त नजर आएगा, और इस वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, किसमें, वक्र पृष्ठ में वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अर्थात 2 पाई r स्क्वायर में वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा ही होता है।
इसके बाद आ जाओ गोले का आयतन। नंबर चौथा जो इसका सूत्र है गोले का आयतन, और गोले का आयतन बड़ा रोचक बताया मैंने, 4/3 पाई r की घात 3। आधा कर देंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन बराबर इससे आधा कर देंगे, यानी 1/2 से गुणा कर देंगे। 4/3 को 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 बचेगा, तो 2/3 पाई r क्यूब या पाई r की घात 3। उसके बाद आ जाओ खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन। और खोखले गोले का आयतन की हिंदी बोल देता हूँ, बाहरी भी एक गोला होता है, अंदर भी एक गोला होता है, तो बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, तो ये होगा 4/3 पाई बड़ा r क्यूब माइनस छोटा r क्यूब को कोष्टक में ले लेंगे, कोष्टक हटाएंगे, 4/3 पाई बड़ा r क्यूब हटाएंगे तो 4/3 उससे गुणा हो जाएगा, 4/3 पाई छोटा r क्यूब। तो ये बाहरी गोले का आयतन और माइनस आंतरिक गोले का आयतन। खोखले गोले को चित्र द्वारा दिखाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये खोखला बड़ा हो गया मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी त्रिज्या जाएगी बड़े r द्वारा और आंतरिक त्रिज्या छोटे r द्वारा। ये आपके गोले के सूत्र है। इसी प्रकार मैं प्रश्नावली नंबर 16.4 का कुछ एक सवाल बनाने का प्रयास करो। आसान सवाल है, 1 से लेकर के और 4 तक बड़े आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। पहला सवाल, 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। 1.4 सेमी, अभी 14 नहीं है, तो r का मान है 1.4 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण या वक्र एक ही बात होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आपको ज्ञात करना है आयतन। और सारे सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण और वक्र दोनों एक जैसे होते हैं, 4 पाई r की घात 3। अब इसमें आपको मान करना है 4 गुणा 22/7 गुणा r की घात 3 का अर्थ है 1.4 को 3 बार गुणा करते हैं, 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 ये लिखते हैं। बटे में आप 10 लगाना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा, 10 हटा दिया क्योंकि दशमलव के राइट हैंड की तरफ एक ही अंक है, 10 लगाएंगे, एक ही अंक है, 10 लगाएंगे, दशमलव हटा दिया। यदि आप इसको यही दर्शाना चाहें 14/10 सेंटीमीटर तो भी चलेगा। यदि आप 7/5 करना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन 7/5 करोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा सवाल। वो क्यों हो जाएगा? 7 से काट के 7 दूनी 14। यदि यहाँ करते हो आप 7 और 5, 2 से काटा 7 दूगा 14 और 5 दूगा 10, 7/5 तो कठिन सवाल इसलिए हो जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 × 25 125। 125 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे कठिन होगा, इसलिए मैंने क्या किया, बटे में 10 लगा दिया, काट दिया। अब जो बचा उसको गुणा आप करना आसान है। 2200 के 88 और गुणा 14 दूनी 28 गुणा 14, 28 गुणा 14, और बटे में बड़ा आसान हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। अब इन सब का गुणा करके आप 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, और जो आयतन आएगा उसके आगे सेंटीमीटर की घात 3 लगा देंगे, यानी 88 को 28 से कर लेंगे, फिर 14 से कर लेंगे, जो आएगा 1 2 3 0 है। इस आपकी तरफ 3 अंक, जैसे मान लेते हैं आपका ये आ गया 3 4 7 3 2 5, ये आ गए, मान लेते हैं, एक बार गुणा नहीं कर पाऊंगा मैं। बटे में 1000 है, बटे में क्या आपका 1000 है, तो 1000 से भाग नहीं देना है, ये नहीं करना है, ये तो गलत हो जाएगा काम, ये हो जाएगा, ये नहीं करना है, ये नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग करेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, सेम संख्या लेते हैं 3 4 3 2 5 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दें, अर्थात इस हाथ से राइट हैंड से अंक गिन करके दशमलव लगाते हैं, सेंटीमीटर की घात 3। हालांकि उत्तर नहीं है, इनका गुणा करोगे, मैंने दशमलव लगाने का मेथड बता दिया है। सवाल नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है उसका वक्र और संपूर्ण दोनों ही एक है, इसलिए गोले का हिंदी में लिख देता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इतनी
गोले का आयतन ज्ञात करना है, माफी चाहता हूँ, आपको ज्ञात करना है आयतन, और आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर की घात 3 या पाई आर क्यूब। ये फार्मूला का आपके सामने यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें केवल गोले के लिए कोई भी पूछा जाए केवल हमें आर की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आर नहीं है। आर ज्ञात करने के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी हिंदी हटा दें, उसका गणित लिख दें, यानी 4 पाई आर स्क्वायर लिख दें, यहाँ इसका गणित कहलाता है, और बराबर 616 मान रख दें। 4 का 4 पाई के साथ में 22/7 गुणा आर हमें पता ही नहीं है, बराबर 616। पक्षांतरण करते हैं, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा और भाग में वो गुणा में आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 616 पड़ा हुआ है और बटे में आ जाएगा 4 और 22, 4 गुणा 22 भाग में आ जाएगा, 7 क्योंकि भाग में पड़ा था गुणा में आ जाएगा। अब इनको काट लें, किसी से काट ले, पहले मैं 4 से काट रहा हूँ क्योंकि आखिरी अंक 16 है, इसका 2 अंकों से बड़ी संख्या 16 है, इसलिए 4 से कटेगा। 4 एकम 4 बच गया, 2 4 5 20 और 4 4 16, बड़ा आसान हो गया। अब 22 का पाड़ा आपको जरूर आता होगा, 22 7 154 और आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा करो तो कर ले, नहीं तो वर्गमूल लगा दें। 7 को 7 से गुणा किया 49, पहले भी आएगा, घात हटा दी, वर्गमूल हो गया, और आर का मान 7 सेंटीमीटर। किसकी आवश्यकता थी? आर की ही आवश्यकता थी। यहाँ आर का मान रख दें और आपका मान प्राप्त हो जाएगा। गुणा भाग आपको करना होगा, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर के स्थान पर 7 रख दें, क्योंकि आर के ऊपर घात 3 है, इसलिए 7 को 3 बार गुणा करके लिख दें। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दें, 2200 के 88 और 7 7 49 और बटे में 3। 88 को 49 से गुणा करके और 3 का भाग लगा देंगे, जो कि दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि 3 49 से नहीं कट रहा है और 88 से भी 3 के पाड़े में 88 नहीं आता। कहने का अर्थ ये अभाज्य है, किसी से भाग नहीं जाता, तो न 88 से भाग जाएगा न 49 से भाग जाएगा, इसलिए 88 को 49 से गुणा करके और 3 का भाग लगा देंगे और दशमलव में मान प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। अब अर्धगोला आ गया भाई, अब यदि चाहो तो मैं गोले का चित्र बना देता हूँ। एक अर्धगोले की त्रिज्या, ये आधा गोला बना दिया मैंने, आधा गोला बना दिया, ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या यहाँ से दिखा देता हूँ आर, इसका मान है 4.5 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 3 है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण नहीं कहा इसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। आर का मान 4.5 सेंटीमीटर, चाहो तो दशमलव हटा दें, आर बराबर 45/10। काटना चाहो तो काट ले, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल और केवल ये सारे मान सूत्र में रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर में रखना है, और आयतन का अर्थ है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब में रखना है। नंबर 1 तो आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है भी 2 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 ज्ञात करना आपको आयतन, और आयतन का सूत्र आपके सामने 2/3 पाई आर की घात 3। मैंने कहा गोले का कुछ भी ज्ञात करना हो, केवल त्रिज्या की आवश्यकता है। त्रिज्या आप लोगों के पास मान यहाँ रखने आर का, मान यहाँ रख दें, तो 2 गुणा 22/7, गुणा नहीं करूँगा, भाग नहीं करूँगा, आर के स्थान पर रख दो 45/10। मुझे लगता है न 7 एक भाज्य है, किसी से भाग नहीं जाएगा, गुणा भाग आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसी स्थिति है, मान रखना है गुणा भाग दशमलव में आए और उसके आगे इकाई लगाना है, बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल आए सेमी की घात 2 लगा देना, आयतन आए सेमी की घात 3 लगा देना। सवाल नंबर 4 पे आते हैं भाई। सवाल नंबर 4 है, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है। अब गोला आ गया और गोले का आयतन दिया हुआ है 38,808। गोले का आयतन बराबर 38,808 सेमी की घात 3 है। ज्ञात क्या करना है आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात आपको ये ज्ञात करना है
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। आपके पास आर नहीं है, आर की आवश्यकता थी, आर नहीं है, लेकिन आर ज्ञात करने के लिए आपको आयतन दिया हुआ है। यहाँ मैं आयतन का हिंदी हटा करके गणित लिख देता हूँ। 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 38,808। मान रखते जो है वो नहीं है, वो सेम रखते हैं। मान 4/3 का 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर की घात 3 का कोई मान है ही नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है, और बराबर 38,808 सेम टू सेम लिख दें। जो ज्ञात करना है उसको यही रख लें, आर की घात 3 यही रख लें, और जो पड़ा हुआ है वो वही लिख दें। राइट हैंड में 38,808, 7 और 3 भाग में थे, गुणा में भेजते हैं, 3 और 7 को गुणा में भेजते हैं, और बटे में 4 और 22 क्योंकि गुणा में थे, भाग में भेज दें। अब इन सब को काट करके मैं काटने का प्रयास कर रहा हूँ। आर की घात 3 लिख रहा हूँ, मैं काट देता हूँ। ये 4 से कटेगा क्योंकि आखिरी 2 अंकों से बनने वाली संख्या 08 है। 08 में 4 का भाग जाता है, 4 से कटेगा। 4 से काट रहा हूँ इसको, 4 खत्म हो गया, 9 चौके 36, बच गया 2, 7 चौके 28, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, भाग टूटने की भी 0 लगा दी, 4 एकम 4, 9,701 पे कट गया। और कोशिश कर ले कि क्या ये 11 से कटता है, 11 से ये कटता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अगर ये 11 से कटता है तो इसको 11 से काटते हैं। मैं भाग दे देता हूँ, 9701 में 11 का भाग दे देता हूँ। 11 8 88, बचा 7 और 2 9, फिर 11 8 88 और बच गया 2, 21 नहीं कट रहा है, अर्थात पाई का मान मुझे लगता है आपको चेंज करना होगा। 38,808 इतना ही है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। 22 से नहीं कटा तो इन सबको गुणा करेंगे, दशमलव में घनमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। दोबारा देख लें, गोले का आयतन थोड़े हो गए, आप थोड़ा देख लेता हूँ मैं। गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। मैंने गोले के आयतन के सूत्र लिख दिया, सेम लिख दिया। 4/3 का 3, 22/7 आर क्यूब का आर क्यूब यही रख लिया, सेम टू सेम लिख दिया। गुणा में 3 चला गया, गुणा में 7 चला गया, और 4 गुणा 22 चला गया। दोबारा शायद हो सकता है काटने में गलती हो। 38,000, 9 चौके 36 बच गया 2, 7 चौके 28, कुछ नहीं बचा, 0 और 0 0 2 आएगा यहाँ पर। थैंक यू। चलिए सॉरी, अब इसको 11 से भाग करके देखते हैं। पहले क्योंकि 11 से भाग गया नहीं था, जाना चाहिए। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि घनमूल दशमलव में ज्ञात करना मुश्किल है। स्टार्ट में 0 2 में 11 का भाग, 11 8 88, 2 7 9 बच गया 90, 11 8 88 और बच गया 2, और उतार लिया 2, 11 2 22। अब बड़ी बात भाई, 882 पे कट गया, ये 8 8 2 पे कट गया, ये 22 2 पे ये कट गया। अब मैं दोबारा फिर से लिख रहा हूँ, ये सवाल करवाना आवश्यकता। घनमूल आर की घात 3 बराबर 8 8 2 यानी 882 गुणा 3 गुणा 7 और बटे में 2। अब 2 से और काट दें इसको, और बड़ा आसान है 2 से काटना। 800 और 82, 800 का आधा करते हैं 400 होता है, 82 का आधा करते हैं 41 होता है। 441 गुणा 3 गुणा 7, बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। आर क्यूब बराबर 441 गुणा 7 या 21, बहुत ही बढ़िया। 441 मुझे जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। 21 का वर्ग 441 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, अर्थात 21 गुणा 21 होता है। अब मैं 21 गुणा 21 लिखूँ मैं इसको, आर क्यूब बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21 और एक बार और 21। आर बराबर घनमूल 21 गुणा 21 गुणा 21, घनमूल नहीं लगाया मैंने, यहाँ 3 लगाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ घात हटाएंगे घनमूल हो जाएगा, घात 3 हटाएंगे घनमूल, घात 2 हटाएंगे वर्गमूल। घनमूल का अर्थ मैं बता चुका हूँ, 3 अंकों के समान जोड़ों में से, समूह में से, जोड़े नहीं कहेंगे, जोड़े 2 के होते हैं, एक अंक बाहर ले लेते हैं, एक संख्या बाहर ले लेते हैं। क्योंकि 3 3 के 21 3 बार आया हुआ है, इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाते हैं,
और मीटर है तो मीटर लगा दें। अब आपके सामने जो समस्या थी वो हल हो चुकी है। आर के मान की आवश्यकता थी, वो आर का मान आपको प्राप्त हो चुका है। 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 काट दें, 7 दिया 21, 22 के 88 और 21 को 3 से गुणा कर लेंगे 63 और आगे लिख देंगे सेमी की घात 2। इनको आप गुणा कर लेना, 88 को 63 से गुणा कर लेंगे, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब गोले के लिए एक लेसन की और आवश्यकता पड़ेगी भाई, आप जितना हो गया उतना कर लेना, न आए तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए फोन कॉल के जरिए मुझे अवगत करवा देना। मेहनत कर लें, 25 दिन लगभग 25 दिन शेष है। इन 25 दिनों में आपकी जो पिछली मेहनत है वो काम आ जाएगी, नहीं तो आप लोग पिछली जो आपके पेपर अच्छे हुए हैं वो भी आपके कोई काम नहीं आएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आते हैं।